हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमने यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग की लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर ली है। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं आइडेंटिफायर्स एंड वेरिएबल्स। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को स्टार्ट जब भी आप करते हो तो उसके अंदर ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं और इस पर आपकी ग्रिप लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, आइडेंटिफायर्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कौन कौन सी चीजें डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर किसे कहते हैं। भाई देखो, अक्सर स्टूडेंट्स को ये जो आइडेंटिफायर का कॉन्सेप्ट है इसमें कंफ्यूजन रहती है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको सिर्फ पाइथन में नहीं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखने को मिलता है। लेकिन इंटरव्यू के अंदर जब इंटरव्यूअर सवाल करता है कि भाई आइडेंटिफायर क्या होता है, तो वहां पे अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको देखेंगे कि आइडेंटिफायर क्या होता है। और फिर देखो वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है इसको देखेंगे। फिर हाउ टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज वेरिएबल, मतलब वेरिएबल को किस तरह से डिक्लेयर करना है, किस तरह से इनिशियलाइज करना है, इसको देखेंगे। उसके बाद देखो मल्टीपल असाइनमेंट ऑफ अ वेरिएबल, मतलब वेरिएबल्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है मल्टीपल असाइनमेंट का, वो किस तरह से करते हैं उसको भी देखेंगे। और फिर एंड में देखेंगे कॉन्कैटिनेशन, मतलब दो चीजों को किस तरह से जोड़ते हैं उसको भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि आइडेंटिफायर क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है। अ पाइथन आइडेंटिफायर इज अ नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल और अदर ऑब्जेक्ट। मतलब देखो यहाँ पे आइडेंटिफायर को क्या कहा जा रहा है पाइथन के अंदर, नाम। किस चीज का नाम? किसी का भी नाम, चाहे वेरिएबल की बात करो, चाहे फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की बात करो, इन सब के नामों को क्या कहा जाता है? आइडेंटिफायर। मतलब मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम मैंने रखा एज, उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी फॉर एग्जांपल 26। तो वो जो एज है वो क्या है? बेसिकली वेरिएबल है और वो एज बेसिकली हमारे वेरिएबल का नाम है। जिस तरह मैंने फंक्शन बनाया, जिस तरह हमने लास्ट क्लास में एक फंक्शन यूज किया था प्रिंट फंक्शन, तो वो प्रिंट क्या है? हमारे फंक्शन का नेम है, हमारे फंक्शन का आइडेंटिफायर है। तो जब भी आप वेरिएबल का नाम रखते हो, ठीक है, जब भी आप किसी फंक्शन का नाम रखते हो, क्लास, मॉड्यूल या ऑब्जेक्ट का नाम रखते हो, तो उस नाम को बेसिकली कहा जाता है आइडेंटिफायर। जिस तरह भाई देखो, मैं क्या हूं? मैं एक इंसान हूं, ठीक है, लेकिन मेरा आइडेंटिफायर क्या है? वो आइडेंटिफायर मेरा नाम है और मेरा नाम क्या है? मोहम्मद आदिल। तो मोहम्मद आदिल क्या है? मेरा आइडेंटिफायर है, मेरा नाम है। तो भाई देखो, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं ना, उन सबका अपना एक आइडेंटिफायर होता है जिसके थ्रू हम उस बंदे को आइडेंटिफाई करते हैं, जिस नेम के थ्रू हम उस बंदे को पुकारते हैं, उसी को बेसिकली कहा जा रहा है आइडेंटिफायर। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आइडेंटिफायर से रिलेटेड कुछ आपको रूल्स बता रहा है। मतलब जब भी आप आइडेंटिफायर सेट करते हो ना, चाहे वो वेरिएबल का आइडेंटिफायर हो, फंक्शन, क्लास, मॉड्यूल, ऑब्जेक्ट, किसी का भी हो, तो उसका आइडेंटिफायर सेट करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उनको आपने समझना है। ठीक है, तो देखो क्या कह रहा है। एन आइडेंटिफायर स्टार्ट्स विद अ लेटर कैपिटल A to Z और स्मॉल a to Z। मतलब जब भी आप किसी भी आइडेंटिफायर का नाम रखोगे, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी वेरिएबल का नाम रखता हूं, तो वेरिएबल का नाम क्या है? आइडेंटिफायर है। तो मैं उस आइडेंटिफायर का नाम, मतलब वेरिएबल का नाम जब भी रखूंगा तो शुरू में मैं कैपिटल लेटर से लिख सकता हूं A to Z या स्मॉल लेटर से लिख सकता हूं, और एन अंडरस्कोर, मतलब मैं वेरिएबल के नाम के शुरू में अंडरस्कोर भी लगा सकता हूं, और अंडरस्कोर के बाद मैं चाहूं तो 0 या एक से ज्यादा लेटर्स भी दे सकता हूं। लेटर्स मतलब मैं कोई कैरेक्टर्स दे दूं, ठीक है, और यहाँ पे अंडरस्कोर्स दे दूं, या फिर मैं डिजिट्स भी दे सकता हूं। डिजिट्स मतलब नंबर 0 to 9। ठीक है, मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। ठीक है, मैं आता हूं पाइचार्म में। तो ये देखो, ये पाइचार्म है, आपको नजर आ रहा है। लास्ट क्लास में हमने ये वाला कोड लिखा था। ठीक है, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, और इस विंडो को थोड़ा सा मैं यहाँ पे ले जाता हूँ लेफ्ट साइड पे इस तरह से। और अब यहाँ पे देखो, मैं फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल का नाम रखता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एक वेरिएबल का नाम यहाँ पे कहता हूँ नेम। ठीक है, और नेम के अंदर मैं अपना नाम यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ, यहाँ पे आदिल। तो ये नेम क्या है? ये वेरिएबल का आइडेंटिफायर है। मतलब बेसिकली ये पूरा का पूरा क्या है? ये वेरिएबल है, और इस वेरिएबल के अंदर मैंने क्या वैल्यू इनिशियलाइज की है? आदिल, जो कि एक स्ट्रिंग है। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि भाई इस वेरिएबल का आइडेंटिफायर क्या है, तो आप क्या जवाब दोगे? नेम। सेम इसी तरह अगर मैं यहाँ पे एज लिखता हूं, ठीक है, एज मैं यहाँ पे अपनी एज देता हूं फॉर एग्जांपल 32, तो ये एज क्या है? मेरे वेरिएबल का आइडेंटिफायर है, नेम है। और अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि भाई जब भी आपने नाम रखना है ना किसी भी आइडेंटिफायर का, चाहे वो फंक्शन हो, वेरिएबल हो, क्लास हो, मॉड्यूल हो, तो उसके कुछ रूल्स हैं। एक तो रूल ये बताया ना इसने
कि भाई आप कैपिटल लेटर में रख सकते हो, ठीक है। देखो ये कैपिटल लेटर में मैंने नाम रख दिया, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देख रहे हो कोई इशू नहीं है। अगर मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवा के दिखाऊं, ठीक है, प्रिंट करवाते हैं इसको, मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, तो नेम के अंदर मैंने आदिल स्टोर किया है ना, तो अगर मैं यहाँ पे आके अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ तो ये देखो नीचे हमें क्या यहाँ पे रिजल्ट शो हो रहा है, आदिल, ठीक है। और अगर मैं इसको स्मॉल में लिखता हूँ, ठीक है, ठीक है, इस तरह से मैं अगर इसको स्मॉल में लिखता हूँ तो ये भी अलाउड है। यहाँ पे आके इसको हम रन करते हैं तो हमें अभी भी सही रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, आप यहाँ पे इसके अंदर ना ये भी रख सकते हो, मतलब अपने वेरिएबल का नाम आपने सिंपल यहाँ पे क्या रख दिया, अंडरस्कोर, ठीक है। तो ये देखो अंडरस्कोर मैंने रखा अपने वेरिएबल का नाम, मतलब आइडेंटिफायर का नाम, और उसको यहाँ पे नीचे कॉल कर लिया। तो देखो यहाँ पे आके अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखो अभी भी सही रिजल्ट आ रहा है। और मैं इस तरह से भी रख सकता हूं कि ये देखो अंडरस्कोर नेम और यहाँ पे देखो अंडरस्कोर नेम, ठीक है। इस तरह से भी आपने वेरिएबल का नाम रख सकते हो। देखो रन करता हूं तो ये देखो दोबारा बिल्कुल सही तरह से रिजल्ट आ रहा है। लेकिन भाई देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, और वो क्या है, गौर से देखना, जब भी हम किसी वेरिएबल का नाम रखते हैं ना, ठीक है, उसके शुरू में नंबर नहीं दे सकते। मतलब जिस तरह यहाँ पे मैं इसके शुरू में दे देता हूँ 5, ठीक है, और यहाँ पे भी इसको कॉल करते हुए यहाँ पे मैं कहता हूँ 5, तो ये देखो ये जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो हमें यहाँ पे एरर शो करवा रहा है। मतलब ये आइडेंटिफायर का एक रूल है कि जब भी आप आइडेंटिफायर का नाम रखोगे ना, चाहे वो आइडेंटिफायर वेरिएबल का हो, क्लास का हो, फंक्शन का हो, ऑब्जेक्ट का हो, इस तरह से आप नहीं कर सकते। मतलब पहला जो वेरिएबल का लेटर है वो आपके पास नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। आप इस 5 को देखो बीच में रख सकते हो। देखो अगर मैं यहाँ पे देखो NA के बाद 5 को रख दूं, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको कॉल कर लूं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और अगर यहाँ पे आके आप रन करोगे तो ये आपको सही रिजल्ट देगा। देख रहे हो आदिल सही रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अगर ये 5 जब मैंने शुरू में रखा था इस तरह से, देखो इस तरह से जब शुरू में रखा था, और अब अगर मैं इसको रन करता हूं तो आप रिजल्ट देखना, तो ये देखो क्या कह रहा है, सिंटेक्स एरर, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। मतलब ये जो आपने 5 लिखा है ना, ये इनवैलिड है। तो आप इसको इस तरह से नहीं रख सकते, आप चाहो तो इसको मिडिल में रख लो, या फिर आप इसको एंड में भी रख सकते हो। ये देखो नेम 5, देख रहे हो। अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करूं तो अभी भी एक्सेप्ट करेगा, और देखो इसने हमें रिजल्ट दिखा दिया, ठीक है। तो एक ये रूल भी आपने याद रखना है, सही है। फिर आगे आ जाओ, ठीक है, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। अब आगे आ जाओ। अब देखो इसका नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो क्या कह रहा है, पाइथन डज नॉट अलाउ पंक्चुएशन कैरेक्टर सच एज @ $, एंड ये जो परसेंटेज का सिंबल होता है विद इन आइडेंटिफायर्स। मतलब ये जो पंक्चुएशंस होते हैं ना, वो आप आइडेंटिफायर के नाम के अंदर सेट नहीं कर सकते, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पे देखो अगर मैं शुरू में यहाँ पे @ लगा दूं, ठीक है, देखो शुरू में यहाँ पे @ लगाता हूँ और यहाँ पे भी नीचे @ लगाता हूँ, तो देखो एरर दे रहा है। इस एरर के ऊपर माउस लेके जाओ, ठीक है, तो आपको यहीं पे उसका एरर मिल जाएगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करता हूँ तो ये यहाँ पे भी हमें एरर दिखा देगा। देखो दोबारा सिंटेक्स एरर दे रहा है, सही, अपनी मर्जी से यहाँ पे ये सजेशन भी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आप ना शुरू में यूज कर सकते हो @ ना आप इसको मिडिल में यूज कर सकते हो, ना आप इसको एंड में यूज कर सकते हो। मतलब किसी भी लोकेशन पे आप इसको यूज नहीं कर सकते, ठीक हो गया। @ हो गया, चाहे आपके पास ये $साइन हो गया, ठीक है। देखो $साइन लगाऊंगा तब भी एरर आएगा, ठीक है। अगर मैं नीचे भी यहाँ पे $साइन लगा दूं इस तरह से। लेकिन भाई देखो आपको याद होगा, अगर किसी ने PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है तो वहां पे $साइन की मदद से ही वेरिएबल क्रिएट होता था। मतलब $साइन नहीं लगाओगे तो वहां पे वेरिएबल नहीं बनता था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये $साइन सपोर्ट नहीं करता, ठीक है। और फिर दूसरा क्या था, तीसरी चीज थी हमारे पास परसेंटेज, ठीक है। ये देखो ये परसेंटेज भी यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है, देख रहे हो, ठीक है। तो एक ये पॉइंट आपने याद रखना है कि इस तरह की पंक्चुएशन आपने आइडेंटिफायर्स के अंदर सेट नहीं करनी। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, पाइथन इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब कैपिटल A और स्मॉल a आर 2 डिफरेंट आइडेंटिफायर्स इन पाइथन। मतलब याद रखना है कि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस मतलब अपर केस, लोअर केस, ठीक है। अगर आपने आइडेंटिफायर्स के नाम के अंदर अगर आपने केसिंग यूज की है, अपर केस यूज किया है, लोअर केस यूज किया है, लेकिन उस आइडेंटिफायर को कॉल करते वक्त आपने केसिंग की मिस्टेक कर दी, तो तब आपके पास एरर आ सकता है, ठीक है। किस तरह से, यहाँ पे देखो ये जो वेरिएबल है ना, मैं इसको कैपिटल लेटर्स में बनाता हूं, ठीक है, नेम। लेकिन मैं इसको कॉल करते वक्त यहाँ पे स्मॉल नेम यहाँ पे पास कर देता हूं, ठीक है। तो देखो स्ट्रेट अवे उसने मुझे एरर दे दिया, क्योंकि वो कह रहा है कि भाई इस नाम से कोई वेरिएबल बना ही नहीं हुआ। देखो मैं इसको माउस लेके जाता हूं तो देखो क्या कह रहा है, अनरिजॉल्व रेफरेंस नेम। अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करता हूं तो आप यहाँ पे रिजल्ट देखना, देख रहे हो क्या कह रहा है, नेम इज नॉट डिफाइंड। मतलब स्मॉल में जो आपने नेम कॉल किया है प्रिंट के अंदर, ये डिफाइन नहीं हुआ क्योंकि मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर से ही वेरिएबल बनाया था। तो अगर मैं कैपिटल लेटर से मतलब केसिंग भी मैच कर लूंगा, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको रन करता हूं तो आप देखो हमें रिजल्ट मिल गया आदिल। तो यहाँ पे आपने केसिंग का ख्याल रखना है, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। लेकिन हमारे पास ना कुछ केस इनसेंसिटिव लैंग्वेजेस भी हैं। जिस तरह से आपने एसक्यूएल का नाम सुना होगा,
मतलब अगर किसी ने एसक्यूएल सर्वर यूज किया है तो उसको पता होगा कि अगर वो इस तरह से लिखता, मतलब कोई वेरिएबल बनाता फॉर एग्जांपल कैपिटल लेटर में, लेकिन उसको यहाँ पे स्मॉल में इस तरह से कॉल करता तो उसको वहां पे रिजल्ट मिल जाता। लेकिन पाइथन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, तो एक ये पॉइंट है जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब आते हैं वेरिएबल्स के ऊपर, मतलब पाइथन के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो यहां पे देखो इसकी डेफिनेशन, अ वेरिएबल इज अ नेम्ड लोकेशन यूज्ड टू स्टोर डेटा इन द मेमोरी। मतलब वेरिएबल को क्या कहा जा रहा है, एक नेम्ड लोकेशन कहा जा रहा है, जो कि कहां पे बनती है, मेमोरी में बनती है। क्यों बनती है, डेटा स्टोर करने के लिए। भाई इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझाता हूं। ठीक है, यहां पे देखो, सपोज करो हमारा ये पाइथन प्रोग्राम है, और ये जो पाइथन प्रोग्राम है ये एग्जीक्यूट कहां पे होगा, हमारी रैम मेमोरी के अंदर। जो हमारे पीसी की रैम मेमोरी होती है, लैपटॉप की, सिस्टम की रैम मेमोरी होती है, उसके अंदर हमारा पाइथन का प्रोग्राम क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। और भाई देखो, सिर्फ पाइथन का प्रोग्राम नहीं, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी एप्लीकेशन हो जो कि आप अपनी सिस्टम में रन करते हो, ठीक है, उसको एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट कौन देता है, आपकी ये रैम मेमोरी। मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन या प्रोग्राम आप रन करते हो अपने सिस्टम में, तो वो रैम मेमोरी के अंदर आके एग्जीक्यूट होता है। तो जब रैम मेमोरी के अंदर आके एग्जीक्यूट होता है, इसका मतलब ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जिस तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक है ए और दूसरा है बी। ए के अंदर नंबर स्टोर है, बी के अंदर स्ट्रिंग स्टोर है। तो ये जो दोनों वेरिएबल्स है ना, इन दोनों वेरिएबल्स को भी मेमोरी कहां पे मिलेगी, इस रैम के अंदर मिलेगी। मतलब रैम क्या करेगा, इन दोनों वेरिएबल्स को क्या देगा, अपने पास से स्पेस देगा। मतलब स्पेस असाइन करेगा, इन वेरिएबल्स को स्पेस एलोकेट करेगा। और जब इन वेरिएबल्स का काम खत्म हो जाएगा ना, ठीक है, इस प्रोग्राम के अंदर, तो रैम क्या करता है, ऑटोमेटिक, मतलब पाइथन ऑटोमेटिक रैम से अनयूज जो वेरिएबल्स होते हैं ना, मतलब जिनका काम खत्म हो चुका है, उनको वो क्लीन अप कर देता है, गायब कर देता है। और इसी चीज को कहा जाता है ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट या ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। मतलब पाइथन ऑटोमेटिक ये काम खुद से कर लेता है। लेकिन अगर किसी ने कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी हुई है, जिस तरह जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया, आपके पास सी शार्प हो गया, उसके अंदर पहले क्या करते थे, हम मैनुअली चीजों को क्लीन अप करते थे। तो भाई यहां पे देखो क्या कह रहा है, वेरिएबल इज अ नेम्ड लोकेशन। मतलब देखो ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स क्या है, जिसके अंदर एक बॉक्स के अंदर 20 स्टोर है, एक बॉक्स के अंदर आदिल स्टोर है। तो इसी बॉक्स को क्या कहा जा रहा है, एक वेरिएबल कहा जा रहा है। और इस बॉक्स का कोई नाम है। ठीक है, देखो इस बॉक्स का जिसके अंदर 20 है उसका क्या नाम है, ए। और जो दूसरा वेरिएबल है जिसके अंदर आदिल स्टोर है, उसके अंदर उसका क्या नाम है, बी। तो वेरिएबल क्या होता है, एक नेम्ड लोकेशन होती है हमारी मेमोरी के अंदर, जिसके अंदर हम कोई ना कोई डेटा स्टोर करते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखो, एक डेटा स्टोर किया 20, दूसरा स्टोर किया आदिल। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली किसका, वेरिएबल्स का। क्योंकि भाई देखो, जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन, प्रोग्राम या कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं ना, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि उसके अंदर कोई वेरिएबल यूज ना हो, क्योंकि वेरिएबल्स के अंदर ही तो हम अपना डेटा स्टोर करवाते हैं। और भाई देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखो ये जो रैम के अंदर वेरिएबल्स बनते हैं ना, मतलब रैम जो इन वेरिएबल्स को मेमोरी असाइन करता है ना, तो हर बॉक्स का, हर मेमोरी का हमारे पास यहां पे क्या होता है, एक रेफरेंस होता है, एक एड्रेस होता है। मतलब यहां पे देखो, रैम ने ए वाला जो वेरिएबल था उसके लिए एक बॉक्स बनाया और उस बॉक्स का एक एड्रेस रख दिया। ये एड्रेस बेसिकली किस में होता है, हेक्साडेसिमल नंबर में होता है। जिस तरह देखो, ये जो ए वाला वेरिएबल था, ए वाला जो बॉक्स था, उसका भी अपना एक एड्रेस है, और ये जो बी वाला वेरिएबल है उसका भी एक यूनिक एड्रेस है। तो ये जो आपको हेक्साडेसिमल नंबर नजर आ रहा है ना, ये बेसिकली कहलाता है मेमोरी एड्रेस या फिर रेफरेंस। मतलब ये वाला भी और ये वाला भी मेमोरी एड्रेस कहलाएगा या मेमोरी रेफरेंस कहलाएगा। भाई देखो इसकी एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जिस तरह मेरा नाम क्या है, आदिल, मैं अपने घर में रहता हूं, तो मेरे घर का एक एड्रेस है ना। मतलब अगर मैं किसी को मिलने बुलाऊंगा अपने घर पे, तो मैं उसको अपने घर का एड्रेस बताऊंगा ना, उस एड्रेस को फॉलो करके वो मेरे पास आ जाएगा। सेम इसी तरह रैम के अंदर भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, क्लासेस होती हैं, मॉड्यूल्स होते हैं। तो सबका अपना अपना एक एड्रेस होता है, रेफरेंस होता है, जिसकी मदद से रैम क्या करता है, सारे वेरिएबल्स को, फंक्शंस को आइडेंटिफाई करता है। जिस तरह भाई देखो मेरा घर है, ठीक है, अब मेरे घर में फॉर एग्जांपल 5 लोग रहते हैं। सेम उसी तरह रैम के अंदर फॉर एग्जांपल 5 वेरिएबल्स हैं, उन सारे वेरिएबल्स का कोई ना कोई नाम होगा। सेम उसी तरह जिस तरह मेरा घर है जिसके अंदर 5 लोग रहते हैं,
उनके अंदर हर एक बंदे का अपना अपना नाम है, और उसी तरह से नाम के साथ साथ उनका एक रेफरेंस भी है, एड्रेस भी है, सेम इसी तरह जिस तरह मेरे घर का एड्रेस है, और सेम इसी तरह जिस तरह रैम के अंदर जो भी वेरिएबल है उसका एड्रेस है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये भी वेरिएबल्स के साथ ही यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वेरिएबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। मतलब जब मैं इस तरह से वेरिएबल बनाता हूं अपने पाइथन प्रोग्राम के अंदर, तो बेसिकली जब मैं अपने पाइथन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा तो उन वेरिएबल्स को जगह मिलेगी हमारी रैम मेमोरी के अंदर। ठीक हो गया, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो, इस तरह से हम वेरिएबल बनाते हैं पाइथन के अंदर, और पाइथन के अंदर एक सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि आपको एंड में सेमीकोलन लगाने की जरूरत नहीं है। सेमीकोलन हम बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर लगाते हैं, जैसा सी शार्प हो गया, सी प्लस प्लस, सी हो गया, जावा हो गया, लेकिन पाइथन में यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो, इज इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा क्या है, वेरिएबल है, और राइट हैंड साइड पे उस वेरिएबल की वैल्यू है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, हेयर ए इज अ वेरिएबल, वी हैव असाइंड 5 टू अ वेरिएबल ए। मतलब 5 एक नंबर है जो कि हमने अपने ए वेरिएबल को असाइन कर दिया है। याद रखना, इज इक्वल टू के जो भी राइट साइड पे वैल्यू होती है ना, वो लेफ्ट साइड के अंदर असाइन की जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, वी डू नॉट नीड टू डिफाइन वेरिएबल टाइप इन पाइथन। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जब भी हम वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे ना, उसे इनिशियलाइज करेंगे, तो उसके शुरू में हमें वेरिएबल की डेटा टाइप बताने की जरूरत नहीं है पाइथन के अंदर। मतलब जिस तरह दूसरी लैंग्वेजेस में हम कुछ इस तरह से लिखते थे कि अगर मुझे कोई इंटीजर वेरिएबल बनाना है, मतलब ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर मैं नंबर स्टोर करवाना चाह रहा हूं, तो उसके शुरू में हम इंट लगाते थे, फिर वेरिएबल का नाम आता था, फिर इज इक्वल टू के बाद उसकी इनिशियलाइजेशन आती थी, मतलब वैल्यू आती थी। तो ये काम हमें पाइथन में करने की जरूरत नहीं है। पाइथन में हम क्या करेंगे, ये वाला काम करेंगे जो टॉप पे मैंने आपको बताया। मतलब देखो, ना वेरिएबल के शुरू में डेटा टाइप बतानी है, ना एंड में सेमीकोलन लगाना है, और ना ही वेरिएबल पहले से डिक्लेयर करना है। मतलब जिस तरह हम वेरिएबल इस तरह से डिक्लेयर करते थे ना दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि पहले इंट लगाया, इंट के बाद ए, फिर सेमीकोलन, और फिर नेक्स्ट लाइन में हम उसकी इनिशियलाइजेशन करते थे, फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू 20, फिर सेमीकोलन। तो पाइथन के अंदर एक ही लाइन के अंदर आपकी डिक्लेरेशन भी हो जाती है और आपकी इनिशियलाइजेशन भी हो जाती है। कौन सी लाइन में, ये जो मैंने आपको पहली लाइन दिखाई, ए इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया, तो एक तो ये कॉन्सेप्ट है, आपने याद रखना है। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब बात करते हैं यहाँ पे मल्टीपल असाइनमेंट की। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। अब देखो यहाँ पे मल्टीपल असाइनमेंट की एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, ए, बी और सी, और तीनों के अंदर मैं एक वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूं, और वो क्या है, 1। इसका मतलब इस तरह से लिखने से पता है क्या होगा, कि तीनों वेरिएबल में आपकी एक ही वैल्यू स्टोर हो जाएगी, और वो क्या है, 1। इसका मतलब जब आप इन तीनों वेरिएबल्स को प्रिंट करोगे ना, तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूं, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो इसको मैं यहाँ से हटाता हूं। अब ये देखो, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, और फिर इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कहता हूं 20। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, बी नहीं बल्कि सी। इसका मतलब कि देखो, लेफ्ट साइड पे मैंने 3 वेरिएबल्स यहाँ पे बनाए हैं, और तीनों में मैं एक ही वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा हूं, यहाँ पे 20। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। यहाँ पे ए, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं, नीचे पेस्ट करते हैं, यहाँ पे कहता हूँ बी, ठीक है, और नीचे यहाँ पे कहता हूँ सी। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, और अब यहाँ पे आके इसको रन करते हैं, आप रिजल्ट देखना। तो ये देखो, तीनों के अंदर हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, 20। तो इस तरह से भी आप क्या करवा सकते हो, इसकी मल्टीपल असाइनमेंट करवा सकते हो। ठीक है, एक तो इसकी एग्जाम्पल हो गई, और देखो अब दूसरी एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पे देखो मैंने 3 वेरिएबल्स बनाए, ए कॉमा बी कॉमा सी, और इनके अंदर तीनों की एक डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर रहा हूं। मतलब यहाँ पे देखो 10, ये जो 10 है ये कहां पे जाके स्टोर होगा, ए के वेरिएबल में। फिर 22.5 ये कहां पे जाके स्टोर होगा, बी के वेरिएबल में। और फिर देखो आदिल मैंने एंड में लिखा, ये कहां पे जाके स्टोर होगा, सी वाले वेरिएबल में। तो इस तरह से आप एक ही लाइन के अंदर मल्टीपल असाइनमेंट भी कर सकते हो, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो ये वाली लाइन में कमेंट आउट करता हूँ, कंट्रोल ए करता हूँ, सिलेक्ट ऑल, और उसके बाद कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश, जिससे कोड कमेंट आउट हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखो मैं कहता हूँ ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, सी, और यहाँ पे देखो इसके अंदर मैं पहली वैल्यू डालता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 10। उसके बाद एक यहाँ पे मैं फ्लोट वैल्यू डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 22.5, और फिर दोबारा कॉमा, और यहाँ पे मैं अपना नाम स्टोर कर देता हूँ आदिल। ठीक हो गया, तो ये देखो अब तीनों वेरिएबल्स के अंदर उनकी पोजीशन के हिसाब से, मतलब जो आपने पोजीशन दी है उसी के हिसाब से डेटा यहाँ पे असाइन हो जाएगा इन वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, 10 पहले दिया है तो पहले वेरिएबल में जाएगा, फिर 22.5 सेकंड पे है तो सेकंड वेरिएबल में जाएगा। ठीक है, इस तरह से। तो देखो मैं इन तीनों को यहाँ से कॉपी करता हूँ, प्रिंट करके दिखाता हूँ। इसको हम अनकमेंट करते हैं, सेलेक्ट करके कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, अब देखो इसको सेव करते हैं, यहाँ पे आके रन करते हैं। तो ये देखो कंसोल में बिल्कुल सही तरह से आपको रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से आप वेरिएबल्स की मल्टीपल असाइनमेंट भी कर सकते हो। ठीक हो गया, फिर आगे आ जाओ। अब देखो, अब यहाँ पे एंड में बात करते हैं कॉन्कैटिनेशन की। भाई देखो, कॉन्कैटिनेशन मतलब
दो चीजों को जोड़ना, दो चीजों को मिलाना, अटैच करना। जिस तरह यहां पे देखो इसका पॉइंट, वी कैन यूज प्लस ऑपरेटर टू कॉन्कैटिनेट और मर्ज टू और मोर स्ट्रिंग्स। मतलब देखो प्लस के ना दो काम है, अगर आप इसको स्ट्रिंग्स के साथ यूज करोगे तो ये उन दोनों स्ट्रिंग को जोड़ देगा, अगर आप नंबर्स के साथ यूज करोगे तो ये उन दोनों को प्लस कर देगा। मतलब यहां पे देखो इस तरह से, देखो ये वाला पोर्शन भी मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल// करके कमेंट आउट करते हैं, टॉप पे आता हूं, स्पेस बना लेता हूं, ठीक है। यहाँ पे देखो एक वेरिएबल है मेरे पास, फॉर एग्जांपल ए, ठीक है। ए के अंदर मैं यहाँ पे स्टोर करता हूं मोहम्मद, ठीक है। और फिर दूसरा वेरिएबल बनाता हूं, इसके अंदर मैं स्टोर करता हूं आदिल, ठीक है। और अब एक वेरिएबल बनाता हूं सी, इसके अंदर मैं इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करता हूं, ठीक है, इस तरह से ए प्लस बी। तो अभी देखो ए और बी में स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, ठीक है, मतलब वर्ड्स है, तो ये उन दोनों को क्या करेगा, कॉन्कैटिनेट करेगा, जोड़ेगा और फिर सी वेरिएबल के अंदर डाल देगा। तो अगर मैं यहाँ पे आके देखो प्रिंट लगाता हूं, ठीक है, और प्रिंट के अंदर ये जो सी वाला वेरिएबल है जिसके अंदर मैंने इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके सी में भेजा था ना, तो सी वेरिएबल मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ और यहाँ पे आके इसको रन करता हूँ। तो ये देखो मोहम्मद आदिल को इसने यहाँ पे जोड़ के क्या कर दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया। लेकिन देखो इन दोनों के बीच में स्पेस नहीं है, तो स्पेस के लिए पता है मैं क्या करता हूँ, देखो मैं दोबारा यहाँ पे प्लस लगाता हूँ और बीच में देखो मैं एक एम्प्टी स्पेस देता हूँ इस तरह से। तो अब क्या होगा, अब मोहम्मद आदिल के बीच में क्या आ जाएगा, एक स्पेस आ जाएगा, ठीक है। देखो स्ट्रिंग थे तो इसने उसको क्या किया, जोड़ दिया, कॉन्कैटिनेट कर दिया। लेकिन यहाँ पे देखो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है, टॉप पे चलते हैं और अब देखो अगर यहाँ पे नंबर्स हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहता हूँ 10 और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ 20, ठीक है, और बीच में से ये हटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए और बी को क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ए और बी के अंदर स्ट्रिंग नहीं है बल्कि नंबर है, तो इस केस में क्या होगा, ये दोनों का हमें सम मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो नीचे क्या रिजल्ट आ रहा है 30। लेकिन भाई देखो अगर ये 10 और 20 स्ट्रिंग के अंदर होते, मतलब डबल कोड के अंदर होते, इस तरह से होते डबल कोड के अंदर, तो अब ये उनको जोड़ के दिखाता, ठीक है। देखो यहाँ पे आके मैं रन करता हूं, देखो 10 और 20 को इसने जोड़ के दिखाया, मतलब प्लस नहीं किया क्योंकि ये स्ट्रिंग्स हैं, स्ट्रिंग्स के अंदर प्लस कॉन्कैटिनेशन परफॉर्म करता है, ये आपने याद रखना है। लेकिन भाई देखो अगर कुछ इस तरह का सीन हो, देखो ये नंबर है, ठीक है, लेकिन इसको मैं कॉन्कैटिनेट कर रहा हूं किसके साथ, 20 के साथ, तो देखो यहाँ पे एरर आ रहा है। मतलब अगर मैं यहाँ पे आके रन करूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये एरर आएगा, देख रहे हो। मतलब यहाँ पे कह रहा है अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप, मतलब इंटीजर को मैं स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट करवाना चाह रहा हूं। तो भाई इस केस में ना देखो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डेटा टाइप कन्वर्जन नहीं करेगा, मतलब ये जो 20 है स्ट्रिंग में, ये उसको इंटीजर में बाय डिफॉल्ट कन्वर्ट नहीं करेगा, ये हमें खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आगे जाके बताऊंगा जब हम, एक लेक्चर है हमारे पास डेटा टाइप कन्वर्जन का, तो जब हम वो वाला लेक्चर देखेंगे तब मैं आपको ये वाली चीज समझाऊंगा, ठीक है। ठीक हो गया, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।